ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जो हम लोग टर्मिनोलॉजी देख रहे थे उसमें जीन से रिलेटेड कई बातें हम लोगों ने देखी। उसी से रिलेटेड एक बीच में दिया हुआ है छोटा सा, जो आपको ब्रॉडर वे में पूरा पढ़ना है, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन एंड ऑल। तो म्यूटेशन आप समझ लो कि जब हम जीन बोल रहे हैं तो दैट इज इंफॉर्मेटिव पार्ट। ओके, इंफॉर्मेशन है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है कि क्या प्रोटीन बनाना है, क्या इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे जाना है। जैसे जस्ट सपोज डीएनए या न्यूक्लियस को हम लोग कैसे पढ़ते हैं कि बॉस, किसी फैक्ट्री का बॉस या घर का बॉस, हमेशा ऐसे ही बोले। तो बॉस का केबिन है, उस बॉस के केबिन को हम बोल रहे हैं पूरा डीएनए। लेकिन बॉस के केबिन में कहीं तो कबर्ड होगी, कहीं तो टेबल होगा, ठीक है, कहीं तो कोई फाइल है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है। पूरी हॉल तो इंफॉर्मेशन ली नहीं है, पूरा रूफ इंफॉर्मेशन नहीं है, फैन पे कोई ऐसी डील वाली इंफॉर्मेशन नहीं लिखी होगी, एसी पे कुछ नहीं लिखा होगा, तो दे आर द ऑल आर जंक पार्ट। क्लियर? वो फाइल, वो कबर्ड जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है, ठीक है, फाइल समझ लो सिंपली, कबर्ड के अंदर भी फाइल। तो जब तक आप फाइल तक नहीं पहुंचोगे तब तक आप इंफॉर्मेशन नहीं पाओगे। तो पूरे के पूरे डीएनए में आप 100% में अगर आप ब्रॉडली देखो तो अप्रोक्सीमेटली 2% भी आपके पास इंफॉर्मेटिव जीन नहीं है, लेस देन 2% है। तो 1% तक का भी आपको डेटा मिल जाता है, 2% तक, लेस देन 2% ही इंफॉर्मेटिव जीन्स है। बाकी सारे क्या हो गए, जंक हो गए। सेम एज लाइक कि उस केबिन में मैक्सिमम पार्ट जो है दैट इज द जंक पार्ट, दैट इज डेकोरेटिव पार्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट। लेकिन जो उस कंपनी को चलाने वाली इंफॉर्मेशन होगी वो कहीं उस कंप्यूटर, लैपटॉप या किसी फाइल में सेव है। ओके बच्चा, उसी इंफॉर्मेटिव पार्ट में अगर एक ही जनरेशन में, अब ध्यान से सुनना, म्यूटेशन क्या होता है, चेंजेस वेरिएशंस, वो आप देख रहे थे कि चेंजेस वेरिएशन जो आता है, जो डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा है दैट इज वेरिएशंस एंड चेंजेस। इवोल्यूशन की बात जब आप करते हो तो एक लॉन्ग टर्म में, ठीक है, सालों की एक स्टडी होगी, हजारों साल की स्टडी होगी, लाखों साल की स्टडी होगी, तब इवॉल्व हुई, राइट, डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन ऑल ऑफ सडन अगर किसी एक जनरेशन में बेटा कुछ चेंज हो रहा है तो दैट इज नोन एज म्यूटेशन। ओके, म्यूटेंट, म्यूटेशन कॉज करने वाले एजेंट को अपन बोलते हैं म्यूटाजेन, और जिसमें म्यूटेशन हो जाता है उसको बोलते हैं म्यूटेंट। म्यूटाजेन कॉजिंग एजेंट। अब हम यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी सिंपल हम तुम लोग सब लोग यूवी रेस जानते हो, ओके, या एमआरआई का नाम सुना होगा, सीटी स्कैन का नाम सुना होगा, इन सभी चीजों में रेज यूज हो रही है। ओके, ये कर तो रही है कुछ डिटेक्ट, बट देयर इज माइट बी पॉसिबिलिटी कि जब उस रेस में, कहते हैं फैंसी, मतलब ऐसे ही आप फैशन के लिए नहीं कराने चाहिए ये सारी चेकअप, क्योंकि उतना आप रेस से आपकी बॉडी इंटरेक्ट करती है। ओके, तो उनके कुछ बेनिफिट भी हैं तो कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, बहुत लेस है, इम्प्रूव है सब चीजें उसमें। तो हमें पता है कि जब कोई रेस आ रही है और ऑल ऑफ सडन अब वो हमारी बॉडी के अंदर जो जीन प्रेजेंट है उसमें उसने डैमेज कर दिया। ओके, डैमेज कर दिया तो वो हमारी जनरेशन, हमारे शरीर में अब वो डिफेक्टिव हो चुकी है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो डिफेक्टिव नहीं आई थी, अब वो जाके डिफेक्टिव हुई। तो सडन है, सडन चेंज। समझ में आया? इसके कैसे टाइप्स होते हैं, किस किस तरीके के म्यूटाजेन होते हैं। जैसे स्किन कैंसर में बहुत ज्यादा इसका रोल आजकल इम्पैक्ट है, जो सनरेज की वजह से हो रहा है। तो वो कैसा है, कोई जीन में नहीं लेके आया था कि स्किन कैंसर हो, वो जस्ट उसका हैबिटेट हो सकता है कि वो ऐसे कंपनी में काम कर रहा हो, ऐसा वर्किंग एटमॉस्फेयर हो जहाँ पे रेस से उसको ट्रीट करना पड़ रहा है बार बार, या वो बहुत ज्यादा एकदम सनी एरिया में उसका काम हो रहा हो, मेलानिक पिगमेंट उसके कम हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके का आप समझ सकते हो कि जो भी उस जनरेशन में सडन चेंज आया और उसकी वजह से डिफेक्ट, डिफेक्ट मैंने क्यों लिखा कि ऐसे जो भी चेंजेस होते हैं ना वो मोस्टली हार्मफुल होते हैं। Mutation is not always harmful, but most of the mutagens are harmful. Most of the mutations are harmful. Variation selection जो helpful होते हैं, जो नए species के लिए होते हैं, that is the variation adaptation से आता है। होगा? ओके बेटा, तो adaptation से होगा तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि वो बेनिफिट के लिए होगा, और म्यूटेशन से कोई चेंज होगा तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि म्यूटेशन से
हार्मफुल डिजीज की तरफ बॉडी मूव करेगी। ऑल्दो स्टेटमेंट याद रखना, ऑल म्यूटेशंस और ऑल म्यूटेशंस आर नॉट हार्मफुल। ठीक है, उसको हम बताएंगे कब, जहां पे आएगा वहां टेक्नोलॉजी में म्यूटेशन को कैसे यूज किया जा रहा है उसके बाद में। डोमिनेंट रिसेसिव क्लियर है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, छोटी सी बात होती है इसमें घूमते रहते हैं। क्रॉस, क्रॉस मतलब क्रॉस कराना। जब हमने ये बोला तुम्हें कि टी 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 और इनके बीच में मैटिंग हो रही है, दैट इज क्रॉस। इसका गैमेट मेल गैमेट है, सपोज इसका गैमेट फीमेल गैमेट है, तो इसके बीच में जो मैटिंग हुई, फर्टिलाइजेशन हुआ, दैट इज क्रॉसिंग, क्रॉस। ओके, अब यहाँ पे दो टर्म लिखे हैं, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। क्लियर है? इसको समझने के लिए पहले थोड़ी सी चीजों को समझते हैं। इसलिए इमेज दिख रहा है तुमने? ठीक है, स्पेस भी है, इसको यूज कर रहे हैं समझाने के लिए। विजिबल है ना सबको? एनसीईआरटी की इमेज है बेटा, ध्यान से सुनना। अब कल मैंने बताया था फ्लूएल जनरेशन या F0 जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन। मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट हुए थे वो उन्होंने थ्री जनरेशन तक देखे थे। तो F0 जनरेशन मतलब पेरेंटल जनरेशन, जो पहला सबसे पहले हमने प्लांट लिया। ओके, तो प्लांट लेके हमने क्या कराना है? क्रॉसिंग कराना है। क्रॉसिंग कराने के लिए हम क्या लेंगे? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट लेंगे। पॉलन ग्रेन और ओवरी, ओवरी के अंदर जो एग है उसको बाहर तो नहीं निकालेंगे, इसलिए ट्रांसफर करते हैं, सिंपल सी बात। अब हमारी कहानी क्या होगी कि आगे सीड बनेगा, ऑफ स्प्रिंग बनेगी। ऑफ स्प्रिंग बनेगी तो ऑफ स्प्रिंग जब ग्रो करेगी तब हमें दिखेगा कि उसमें कैरेक्टर क्या आ रहा है। समझ में आया? तो जस्ट यहाँ का एग्जांपल लेते हैं फिर से, टॉल हाइट वाला ही। टॉल है तो टॉल की दो पॉसिबिलिटी है। अब एकदम घबराना नहीं, क्या चलने लगा। टॉल की दो पॉसिबिलिटी है, या तो हेट्रोजाइगस टॉल होगा या तो होमोजाइगस टॉल होगा। जो पेरेंट, इसके पेरेंट से पेरेंटल जीन आए होंगे वो या तो दोनों डोमिनेंट होंगे या तो एक डोमिनेंट होगा। रिजल्टेंट फिनोटाइप हमें क्या दिख रहा है? टॉल। हाइट हमें टॉल मिली। दूसरा है टीटी, इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है, ये दिख रहा है ड्वार्फ, इसका मतलब कुछ भी हिडन नहीं है। इसके जीनोटाइप में टीटी ही है, स्मॉल टी स्मॉल टी। क्लियर? अब जब इसे हमने क्रॉसिंग कराई तो इसकी जो पहली जनरेशन बनी है, यहाँ पे दो आपको दिख रहा है। चलो अभी इसको मत फोकस करना, आपको पहली जनरेशन दिख रही है टॉल की। चलो हम पहले तुम्हें क्रॉसिंग करके दिखाते हैं। टी टी क्या लिया है? टी टी ले ले। ओके बेटा, क्रॉसिंग करना समझना, ये अभी पूरी तरीके से नहीं समझा रहे, जस्ट देखो। हमेशा डोमिनेंट को पहले देख लिखते हैं। ठीक है, तो टी 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 टी, यही पॉसिबिलिटी है। सारे ही क्या हो जाएंगे? डोमिनेटिंग। समझ में आया कैसे? टॉल। फिनोटाइप क्या आया? टॉल। रेसेसिव वाला कैरेक्टर पूरी की तरीके से गायब हो गया अगर हम इसको टी टी से क्रॉस कराएं, कैपिटल टी। अगर हमने ये कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हमने ये, इससे अगर क्रॉस कराएंगे तो हमें इसी तरीके से मिलेगा टी टी का फोर, मतलब वन पूरा आपको कंप्लीट 100%। यहाँ जो एग्जांपल मैंने लिया उससे आपको 100% टॉल मिला और सबका जीनोटाइप आपको क्या मिला है? टीटी ही मिला है। ओके, अब इसी को दूसरी तरीके से करते हैं बेटा, यहाँ तक समझ में आया? इसी को हम थोड़ा सा चेंज हम कर रहे हैं, टी टी की जगह स्मॉल टी, कैपिटल टी और टी टी। तो क्या हो गया? टी 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 एंड टी टी। डिवाइड हो गया ये 50-50%। ओके, अब 50% आपको डॉर्फ मिलेंगे, 50% टॉल मिलेंगे। यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आ रही है? तुम लोग को क्लियर है? मनाली, आकाश, आयुष, मुझे, यश। यश तुम लोग मैथ क्यों लेके बैठे हो एडिशनल भाई? पढ़ाई स्टार्ट करो, बोर्ड में अगर मैथ्स लिया है तो। यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आई? तो पहली जनरेशन में देयर इज पॉसिबिलिटी कि क्या मिल रहा है। ओके, फिनोटाइप जब वो ग्रो किया तो हमें दिखा कि यहाँ पे मिला है टॉल, टॉल मिला है। अब दूसरा एक स्टेप दिया है, दैट इज सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब
उसके ही मैंने बताया है पी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन का। पी फेवर करता है सेल्फ पॉलिनेशन का, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर है और खुद के पॉलिन ग्रेन को खुद के स्टिग्मा पे ट्रांसफर करके वो फर्टिलाइजेशन को फेवर करता है। ओके बच्चा, तो सेल्फिंग इज व्हाट, सेम उसी प्लांट के फ्लावर को या उस जनरेशन के प्लांट को आपस में क्रॉस करा दी। ओके, तो दैट इज नोन एज सेल्फिंग। तो टॉल को टॉल से ही सेल्फिंग करा दी। एक प्लांट, अब एक साथ कई सीड बनेंगे बेटा, तो कई सारे प्लांट हैं लेकिन जीन सबके एक जैसे आ रहे हैं, तो टॉल को टॉल से सेल्फिंग करा दी। सेल्फिंग कराया तो हमें क्या मिल रहा है एफ2 जनरेशन में। अब एफ2 जनरेशन तक जाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। अब समझो ध्यान से, बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस ये टर्मिनोलॉजी है। बैक क्रॉस तो एकदम क्लियर है कि जब कोई भी बैक क्रॉस इसके और इसके बीच में सेल्फिंग कराया जाएगा, इसके और इसके बीच में क्रॉसिंग कराया जाएगा, तो मतलब डॉटर और प्लांट के, पेरेंटल प्लांट के बीच जब सेल्फिंग, या आप ऐसे समझो जब फर्टिलाइजेशन डॉटर जो जनरेशन में मिला है F1 जनरेशन में, उसको आपने पेरेंटल प्लांट से, अगर अभी इसके फ्लावर तो रहेंगे ना बेटा, सीजनल है इस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सीजनल है, इसके बीज भी रखे जा सकते हैं, इसके बीज को फिर से उगाया जा सकता है, सब तो समझना है अभी तक। तो अगर हमने डॉटर को पेरेंट के साथ क्रॉस कराया तो क्या होगा, उसको बैक क्रॉस किया, पीछे पीछे से क्रॉस करा, मतलब F1 जनरेशन के प्लांट को F0 जनरेशन से क्रॉस करा दिया, दैट इज बैक क्रॉस। एकदम क्लियर, दिस क्रॉसिंग इज बैक क्रॉस। F1 जनरेशन के प्लांट को F0 जनरेशन पेरेंटल जनरेशन के रेसेसिव से क्रॉस कराया, सेलेक्ट कर लिया रेसेसिव वाले जो हमने टीटी लिया था, अगर हमने ये क्रॉस करा दिया तो क्रॉस इज टेस्ट क्रॉस। अब जरूरत क्या पड़ी टेस्ट क्रॉस की, सोचो टेस्ट क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे क्या टेस्ट करने बैठे, क्या हमें वेरिएशन, अभी तो जितनी बात कर रहे हैं इसमें क्या वेरिएशन हो सकती है, बताओ जरा सोचो। कैपिटल टी है या स्मॉल टी और कैपिटल टी, क्योंकि फिनोटाइप हमको कॉमन दिख रहा है कि टॉल है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेस्ट क्रॉस, टू नो either that F1 generation is capital T small t और capital T capital T। जब हम टेस्टिंग करेंगे तो हमें ये कॉम्बिनेशन से पता चल जाता है, फिर से वो चेकर बोर्ड वगैरह जब पढ़ाएंगे तो दोबारा दिखाएंगे तो मैं डिटेल में, अभी हमें सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझना है। तो बैक क्रॉस क्या हो गया, किसी भी डॉटर प्रोजेनी वाले प्लांट को अपने पेरेंटल प्रोजेनी से एदर डोमिनेंट और रेसेसिव बोथ किसी से भी क्रॉस कराया तो क्या हो जाएगा, बैक क्रॉस। बट व्हेन इट इज सेलेक्टेड फॉर द रेसेसिव पेरेंट देन इट इज टेस्ट क्रॉस। अब सोचो रेसेसिव क्यों लिया होगा, ताकि रेसेसिव एक्सप्रेस होगा, ठीक है, दिखेगा रेसेसिव के कॉम्बिनेशन। अगर फिर से बैक क्रॉस में, टेस्ट क्रॉस में आपने डोमिनेंट ही ले लिया तो फिर से फिनोटाइप में नहीं दिखेगा, तो हमें रेसेसिव को सामने लाना है, उससे पता चल जाएगा कि इधर जो नीचे से कॉम्बिनेशन जा रहा है ये तभी पॉसिबिलिटी है जब टी होगा, टी जाने के लिए नीचे टी होने वाला है, ये वाला ऑप्शन रहेगा तो टेस्टिंग हो जाएगी। अगर आपको रेसेसिव नहीं मिला, जैसे अभी क्रॉस मैंने बताया था 100% मिल गया, तो इसका मतलब आपका F1 जनरेशन क्या था, कैपिटल टी कैपिटल। समझ आया, सिर्फ डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए, पूरा क्रॉस फिर से पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो टर्मिनोलॉजी अभी हम बता रहे हैं तुम्हें, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। तो व्हेन एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल यहाँ पे प्लांट है बेटा, okay, is crossed with any of its parent, that is known as back cross. When an individual F1 generation का plant is crossed with the recessive parent F0 generation, then it is test cross, and every trace cross is a back cross, but every back cross is not a trace cross. This is the correct true statement. समझ में आया, इसलिए मैंने पहले वहां पे बताया कि सभी जो टेस्ट पीछे क्रॉस हो रहा है उसको हमने कलेक्टिवली बैक क्रॉस कह दिया। मतलब F1 जनरेशन किससे किससे पॉसिबिलिटी है, डोमिनेंट से और रेसेसिव, डोमिनेंट पेरेंट रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करने की पॉसिबिलिटी है। ओके, ये दोनों ही क्या है, बैक क्रॉस, ये बैक क्रॉस है बेटा।
ओके, नाउ टेस्ट क्रॉस क्या है इसमें से? F1 को अगर हम RP से क्रॉस करा दें, दिस वन इज टेस्ट क्रॉस. ओके, बोथ इज बैक क्रॉस बट दिस वन इज टेस्ट क्रॉस. बस छोटा सा नोट्स और कॉन्सेप्ट क्लियर. और रेशियो कैसे आएंगे, क्या आएंगे, वो आप जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखोगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस देखोगे, तो सबके बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस रेशियो आपको वैसे ही निकालना. बैक क्रॉस में डोमिनेंट ही क्रॉस करेंगे? नहीं बेटा, बैक क्रॉस में कोई भी क्रॉस कर सकता है. डोमिनेंट में रेसेसिव. कंडीशन ये है कि ये जो देखो कैरेक्टर जो दिखेगा ना F1 में, वो डोमिनेंट से ही दिखेगा. कब तक? जब तक कि रेसेसिव आए ना. तो ये क्रॉस देखने के लिए हम जो स्टार्ट करते हैं बेटा, वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट करते हैं. एक्सपेरिमेंट में प्योर लेते हैं, कोई मिक्सिंग नहीं. कैपिटल टी स्मॉल टी जो पहले इनिशियली स्टार्ट हुआ था. फिर तो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है. ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, उधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, और टी टी के कॉम्बिनेशन से रेसेसिव भी हमें मिल सकता है. ओके बच्चा, नाउ रेसिप्रोकल क्रॉस डायरेक्ट आता है बेटा, कुछ नहीं है. जैसे ह्यूमन के केस में या एनिमल के केस में मेल मेल है, फीमेल फीमेल है. प्लांट के केस में ऐसा कुछ नहीं है. जब वो बायसेक्सुअल फ्लावर है, जेनेटिक्स उसकी सेम होगी. जेनेटिक्स उसकी सेम होगी. पॉलन ग्रेन देख लो, उस परफेक्ट फ्लावर का पॉलन ग्रेन की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देखोगे, वही इन्फॉर्मेशन होगी जो उसके स्टिग्मा ओवरी की इन्फॉर्मेशन है. क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम वेरिएशन सब कुछ सेम होगा, क्योंकि वो एक ही प्लांट के पार्ट है, एक ही फ्लावर के पार्ट है. ओके, तो सिंपल सी बात. आप अभी जो फिर से इसी इमेज को देखो और सिर्फ आपको डेफिनेशन टर्म समझ. और टर्म में क्या समझना है, आप इसको मेल ले लो, इसको फीमेल ले लो, या इसको मेल ले लो, इसको फीमेल ले लो, रिजल्ट आपको एक ही मिलेगा. यह है रेसिप्रोकल क्रॉस. वाइस वर्सा कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ह्यूमन के केस में फर्क पड़ जाएगा, होगा ही. ठीक है, तो मेल मेल है, फीमेल फीमेल है. प्लांट के केस में या ये सारे कैरेक्टर के स्टडी के लिए अगर आप प्लांट को ही वेरी करोगे, उसके मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को एक ही प्लांट से ले रहे हो, तो आप भले ही मेस्कुलेशन करा लो या स्टिग्मा आप यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जेनेटिक सेम है. दैट इज रेसिप्रोकल क्रॉस. क्लियर है बच्चा? शॉर्ट नोट्स में 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है रेसिप्रोकल क्रॉस. इन जेनेटिक्स अ रेसिप्रोकल क्रॉस इज अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट. ब्रीडिंग क्यों बोली? क्योंकि बेटा नेचुरल तो हो नहीं रहा है, कराया जा रहा है लेबोरेटरी में, ब्रीड करा रहे हैं, हाइब्रिड बना रहे हैं, प्लांट ले रहे हैं. तो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट जो ह्यूमन कर रहे हैं, उस केस में डिजाइन टू टेस्ट द रोल ऑफ पेरेंटल सेक्स ऑन अ गिवन इनहेरिटेंस पैटर्न. पर्पस समझ में आ रहा है? क्या सेक्सुअलिटी जो आप डिसाइड कर रहे हो, पॉलन ग्रेन ले रहे हो और स्टिग्मा पे उसको ब्रश ऑफ कर रहे हो, उसको स्प्रे कर रहे हो, और उसके बाद ओव्यूल तक वो मूव करके जा रहा है और एग के साथ फ्यूज कर रहा है, उसमें अगर आपने चेंज कर दिया सेम ही प्लांट में, तो क्या उससे चेंजेस आएंगे इनहेरिटेंस पैटर्न पे? तो नहीं आएंगे. ओके, all parent organisms must be true breeding to properly carry out such an experiment. True breeding क्या होता है? नो हेट्रोजाइगस कंडीशन इज ट्रू ब्रीडिंग. ये ट्रू प्लांट है, ये भी ट्रू प्लांट. ये ट्रू टॉल है, फुल्ली डोमिनेंट. ये फुल्ली ड्वार्फ है, फुल्ली रेसेसिव. क्लियर है बच्चों? तो रेसिप्रोकल क्रॉस में सेक्स मैटर नहीं करता है, पेरेंटल सेक्स. और वो पेरेंटल सेक्स कैसा होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए. और अब ट्रू नहीं भी होगा, मतलब ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए अभी मैंने बताया कि जो प्योर लाइन को लेके स्टार्ट किया गया था. ओके, ताकि पैटर्न को देखा जा सके. अगर वो ऑलरेडी टी की लेके स्टार्ट करेंगे तो सही रिजल्ट आने के चांसेस कम है. वो तो बाई चांस वाला फिनोमेना है, लेकिन पहले प्योर के पैटर्न को देखेंगे हम कि हमने जो जीन स्टडी की ये एकदम प्योर है, दोनों डोमिनेंट है, दोनों रेसेसिव. रेसेसिव का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, रेसेसिव रेसेसिव. ओके बच्चों, तो रेसिप्रोकल क्रॉस प्योर ब्रीडिंग है. वेरी गुड. इमेज अच्छा दिया हुआ है यहाँ पे. प्योर ब्रीडिंग दिख रहा है यहाँ पे, कैपिटल जी स्मॉल जी. तो आपको ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया, ये होमोजाइगस रेसेसिव हो गया. आर्टिफिशियल क्रॉस फर्टिलाइजेशन सिंपली लेबोरेटरी में हो रहा है, तो आपको क्या मिल रहा है? जी जी.
कॉम्बिनेशन है, देखो बेटा जी जी, जो अभी हम बताते हैं आज पुनेट स्क्वायर क्या होता है। पुनेट स्क्वायर बनाते हैं तो उसके रूल है कि एक साइड मेल गैमेट लिख दो, एक साइड फीमेल गैमेट लिख दो और दोनों के फ्यूजन करा, और डोमिनेंट को पहले लिखते हैं जी 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 अगली सब, ठीक है। तो सभी जीजियां क्या है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। क्लियर है बच्चा। दूसरा कर लेते हैं, इसको इन्होंने होमोजाइगस रिसेसिव कर लिया, इसको होमोजाइगस डोमिनेंट कर लिया, और एक्स डोमिनेंट में आ गया और कॉलन ग्रेन आपका रिसेसिव में चला गया। रिजल्टेंट क्या है, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। दैट इज रेसिप्रोकल क्रॉस। प्लांट के केस में रेसिप्रोकल क्रॉस, जब आप प्रो ब्रीडिंग कराते हो तो आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि आप किसको मेल गैमेट की तरह ले रहे हो, पॉलन ग्रेन को इस प्लांट का ले रहे हो और इधर फीमेल गैमेट ले रहे हो, जो भी क्रॉस कराओगे सेम रहे। क्यों? क्योंकि उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेम है, वो ट्रू है। आ गया नेक्स्ट आपका टर्मिनोलॉजी, ट्रू ब्रीडिंग लैब। ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी चल रही है बेटा, अभी सब अप्लाई होगा जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ो। इट इज द प्लांट दैट अंडरगोन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। अब ट्रू ब्रीडिंग को अचीव करना पड़ता है बेटा। अगेन कॉन्सेप्ट वही है कि वो दिख रहा है टॉल, लेकिन पता तो नहीं है कि वो कैसा होगा। तो बार बार टॉल को टॉल से, टॉल को टॉल से सेल्फिंग कराते रहेंगे तो धीरे धीरे टी गायब हो जाएगा। देखो कॉम्बिनेशन समझो, टी 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 और टी टी सेल्फिंग होता जाएगा। कैसे बताऊं, ये रुक गई। चलो अभी तुम डायरेक्ट लिख लो, पहले क्रॉसिंग बता देंगे एक बार, तभी इन सब पे दोबारा आएंगे, ठीक है बेटा। 3/4 जनरेशन सेल्फिंग कराने पे हमारा जो रेसिसिव होता है उसका परसेंटेज, उसका रेशियो बहुत कम होता जाता है, तो निग्लेजिबल हो जाता है, ठीक है। और जो आपको टी टी का कॉम्बिनेशन मिलेगा वो डोमिनेंट आ जाता है। अभी बस इतना सा, एक बार पुनेट स्क्वायर पूरा हो जाएगा फिर से हम इसको तुम्हें रिलेट कराएंगे क्योंकि वहां पे भी आएगा। It is the plant that undergone continuous self pollination 3 to 4 generation, किसी किसी में 6 generation भी पूछ लेते हैं, and shows the stable trait inheritance and expression for several generations। और उसके बाद आपको continuous मिलने लगेगा और ये टीटी पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। तो 8 जनरेशन 9 जनरेशन ऐसे करने से हमें पता चल जाता है कि ये जो प्लांट चल रहा है सीक्वेंस में, ये ट्रू हो चुका है, ये प्योर हो चुका है, इसके दोनों जीन डोमिनेंट है। ओके बेटा, क्लियर है। अब आ जाते हैं अपनी प्यारी एनसीईआरटी पे। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पहली हेडिंग है। मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कॉरेंस ने दिए थे, रूल के फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया था। इट वाज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी दैट हेडवे वाज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। एक रिवोल्यूशन टाइप से समझ लो किया आया इनहेरिटेंस में। ग्रेगर मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी फॉर 7 years। मेंशन है एनसीईआरटी में। एंड प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। During Mendel's investigation into inheritance pattern, it was for the first time that statistical analysis, सब पढ़ाया हुआ है, and mathematical logic were applied to problems in biology। पहली बार हुआ था इसलिए कोई इनका सुन ही नहीं रहा। आजकल बिना इसके होता ही नहीं, कोई नहीं सुनता बिना स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। हम वाइवा दे रहे थे तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे डायरेक्ट बोलता है एग्जाम में, कम टू कंक्लूड, कम टू योर रिजल्ट। वो नहीं सुनते कैंसर क्या होता है, ना उनको समझ में आ रहा है, ना वो सुनने वाले बायोलॉजी क्या होता है, क्योंकि वो सामने में फिर ऐसे मल्टीपल डिसिप्लिन के लोग बैठे रहते और बहुत इतने हायर इन सब कॉलेज में। हमारा ही डिपार्टमेंट अलग अलग, अकेले बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, तो बाकी डिपार्टमेंट से कैसे आएंगे। फिर जो मैम आईआईटी दिल्ली से आई थी वो मैम थी कंप्यूटर साइंस की, कंप्यूटर साइंस की मैम। ये लोग क्या आईआईटी वगैरह के लोग कोलैबोरेटिव वर्क करते हैं तो इन्हें आइडिया तो होता है बायोलॉजी का, लेकिन ये इतने फाइन नहीं होते। तो आप कैंसर की डेथ बता रहे हो, प्रोजेरिया की डेप्थ बताओगे तो उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो डायरेक्ट आएंगे कि आपने कंप्यूटेशनल क्या किया, मैथमेटिकल क्या किया, ठीक है। तो उस टाइम देखो ये क्यों बोल रहे हैं, हम रिलेट करा रहे थे क्योंकि वो एरा क्या था कि वहां पे एक बंदा जो पहली बार स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल लॉजिक लगा के कोई चीज प्रूव कर रहा था, उसकी बात कोई सुन नहीं रहा। और आज कह रहा क्या है, बिना इसको लगाए कोई बात आप बोलोगे तो कोई नहीं सुनेगा। His experiments had a large sampling size which have greater credibility to the data that he collected।
सिंपली कितने वेरिएशंस आपने देखे हैं, कितना चेक आप देखो, एक बार आप चाय बनाता है, कोई बाई चांस होता है कि अच्छी चाय बन गई, ठीक है, लेकिन एक होता है कि घर में ये चाय बहुत अच्छे बनाते हैं, तो इसका मतलब वो कांस्टेंट परफॉर्मर है चाय अच्छा बनाए। ये पर्टिकुलर बंदा पनीर की सब्जी के स्पेशलिस्ट है, ठीक है, ये बनाएंगे तो यही इनसे ही खाएंगे आज हम। तो वो क्यों, क्योंकि वो उसकी एक प्रॉपर्टी है। उसी तरीके से क्या है कि आप क्या बाई चांस तो नहीं आपको कोई रिजल्ट मिल गया, तो इसलिए एक्सपेरिमेंट लंबा करना पड़ता है, रिपीटेशन ज्यादा करना पड़ता है, सैंपल साइज डेटा साइज बढ़ानी पड़ती है, 2-4 में नहीं आप कह सकते। धरती पे इतने सारे पी प्लांट हैं, क्या वो सारे पी प्लांट फॉलो कर रहे हैं, और उसके बाद क्या ये लॉ अदर प्लांट में लगेगा, क्योंकि ये तो जेनेटिक्स है ना, जेनेटिक ट्रैवल हम पढ़ रहे हैं, इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, क्या एनिमल पे एप्लीकेबल होगा, तो ये सारे लॉज जो आए ये एनिमल पे प्लांट पे सब पे एप्लीकेबल है विद एक्सेप्शन, क्रॉसिंग ओवर को हटाना पड़ता है, ठीक है, बात करते हैं। Also, the confirmation of this inference from experiment on successive generation of this test plant prove that, अब देखो ये मैथमेटिकल अप्रोच हुआ ना कि वो टेस्ट करके बता रहे हैं कि हाँ जो आपको प्लांट का फिनोटाइप दिख रहा है वो टॉल है, अब वो होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल, ओके, prove that his results pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas। प्रूफ के साथ वो एक बात कह रहे थे, और ये सब उनके स्टेटमेंट नहीं है, ये कोरेंस के स्टेटमेंट है जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए, ये सब कोरेंस, ह्यूगो de Vries इन लोगों ने कहा था, वो इस तरीके से नहीं समराइज किया। Mendel investigated characters in garden pea plant that were manifested as two opposing trait, contrasting trait बताया मैंने, एकदम opposite, mixing कुछ नहीं, tall और dwarf plants, yellow और green seed। This allowed him to set up a basic framework of rules governing inheritance, which was expanded on by later scientists to account for all the diverse natural observation and the complexity inherent in them। सबको रिलेट करने के लिए वही बेसिक स्कूल बन गए, इसको अंडरलाइन कर लो, ओके। एक्सपेंडेड ऑन बाय लेटर, ये हिडन है इसलिए वो सारे साइंटिस्ट आपको ध्यान रखें। To account for all the diverse natural observation, डाइवर्सिफाइड ऑब्जर्वेशन होंगे, अलग अलग प्लांट में अप्लाई करके देखे जाएंगे, अलग अलग एनिमल में अप्लाई करके देखे जाएंगे, अलग अलग कैरेक्टर के लिए देखे जाएंगे। तब आया रिजल्ट और बढ़ता गया कि नहीं ये कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं होता, ये मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, सेग्रीगेट होते हैं कैरेक्टर, वेरिएशन आते हैं, ठीक है, कांस्टेंट नहीं चलेगा कोई कैरेक्टर, ओके बच्चा। Mendel conducted such artificial pollination, cross-pollination experiment using several true breeding felines। तो स्टार्ट किया था उन्होंने, वो ट्रू ब्रीडिंग ही रहेंगे, वाई वाई है तो वाई 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 वाई, आर 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 आर, सिंबल हम दे देंगे किसके लिए क्या यूज। A true breeding line is one that having undergone continuous self pollination। This is question बेटा, मार्क करो। अभी आपने शॉर्ट नोट्स में भी देखा और यहाँ एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, इसको मार्क कर लो। ट्रू ब्रीडिंग कंटिन्यूअस पॉलिनेशन से अचीव किया जा सकता है, इसका ड्रॉबैक होता है इनब्रीडिंग सेपरेशन, जो आपको रोमन सभ्यता वाली बात बताई थी ना मैंने कि भाई बहन की शादी करा रहे थे कि प्योर ब्लड, फिर उसी कॉम्बिनेशन में कहीं रेसेसिव डोमिनेंट हो गया, मतलब रेसेसिव एक्सप्रेस हो गया, तो उससे डिजीज होने लगे। तो उसी तरीके से ट्रू ब्रीडिंग के कुछ फ्लॉज भी हैं, बट अभी हम अच्छी अच्छी बातों को देख रहे हैं तो अच्छी अच्छी चीजें से ही देख रहे हैं। शोज द स्टेबल ट्री, ट्रू ब्रीडिंग उनको चाहिए था तो पहले स्टेबल ट्रेट लाना पड़ेगा कि हाँ अब इसको जितना भी सेल्फ पॉलिनेट या जिस तरीके से भी आप लेना चाहते हो, ये कैपिटल टी के एक्सपेरिमेंट को देगा, कैपिटल टी नहीं है इसमें, इसके लिए ट्रू ब्रीडिंग करना पड़ता है एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन, ओके। Mendel selected 14, अब ये आप ध्यान रखना 34 क्या था, एक्सपेरिमेंटल के प्लांट्स थे, वैरायटी ऑफ प्लांट्स 34 थे, लेकिन जो कंक्लूजन में उन्होंने मेंशन किया दैट इज 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स वैरायटी, और इट कैन बी 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक ही बात, ठीक है बेटा।
as pairs which were similar except for one character with contrasting trait. क्लियर है? एक कंट्रास्टिंग ट्रेट के लिए वो वहां पे देख रहे थे और सिर्फ एक कंट्रास्टिंग पेयर पे ही उन्होंने फोकस। सम ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट सेलेक्टेड वर, अब इसको तुम अंडरलाइन करो जरा, सारे ट्रेट मैंने बताए हैं उसको अंडरलाइन करो और फिगर और टेबल को एक बार देखो, मार्क करो अपने एनसीईआरटी में ट्रेट्स को और फिगर और टेबल को ध्यान से देखो। कल बताया हुआ है 2 2 2 सीड फ्लावर एंड पॉट एंड 1, ठीक है? तो येलो ग्रीन इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड येलो पॉट टॉल डॉर्फ, ये सारी चीजें आप मार्क करो, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन किसका कंट्रास्टिंग है, कौन सा डोमिनेंट है, इधर वाले सारे डोमिनेंट जाएंगे, ऐसे लिख लो डी और आर, खत्म का, ठीक है? एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी है, ये सारी इंफॉर्मेशन 4 क्रोमोसोम पे है, तो क्रोमोसोम नंबर हम आपको दे देंगे। 7 कैरेक्टर 7 क्रोमोसोम पे नहीं है, ये बच्चे गलती करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि क्रॉसिंग ओवर थोड़ा भी तुम्हें याद हो कि आसपास अगर रहेंगे तो वो उलझ सकते हैं और ट्रेट मिक्स हो जाते हैं। तो जो एक लोकस पे एक क्रोमोसोम पे ट्रेट प्रेजेंट थे वो दूर दूर थे, डिस्टेंस थे, तो उनको बाई चांस वही कॉम्बिनेशन बनाने में उसमें कोई क्रॉसिंग ओवर हुई नहीं तो वो प्योर कैरेक्टर की तरह आ गए, नहीं तो मिक्स आ जाए। ओके बच्चा, तो स्टेम हाइट फ्लावर, अब आ जाती है इनहेरिटेंस ऑफ 1 जी। 1 जी मतलब 1 कैरेक्टर, एक ही बात, ठीक है? एक प्रॉपर्टी को देख रहे हैं तो इनहेरिटेंस ऑफ 1 जी। Let us take the example of one such hybridization experiment carried out by Mendel, where he crossed tall and dwarf pea plant to study the inheritance of 1 G, 1 character, either height or shape or color. He collected the seeds produced as a result of this cross and grew them to generate plants of the first hybrid generation, F1 generation. This generation is also called filial one. Okay, progeny or the F1. Mendel observed that all the F1 progeny plants were tall like one of its parents, none were dwarf. सिंपल सी बात है बेटा, देखो क्या स्टार्ट किया, ये मार्क कर लेना तुम लोग। ओके, यहाँ पे मेंशन नहीं है, प्योर लाइन लेके स्टार्ट किया, तो प्योर लाइन लेके स्टार्ट करेंगे बेटा तो ऑप्शन वही फिर से आती है, कहानी आती है। प्योर लाइन टॉल, प्योर लाइन टॉल, ठीक है? गैमेट टी टी, अभी चलो तुम वैसे ही समझते हैं, हम शॉर्ट में नहीं बता, टी 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 तो टी 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 टी, कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं होगा कि रेसेसिव एक्सप्रेस हो जाए, लेकिन कहानी ये नहीं कहती कि रेसेसिव गायब हो गया, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आएगा इससे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि डोमिनेंस दिखता है, रेसेसिव छुप जाता है। समझ में आया बेटा? तो क्रॉस आपको समझ में आया? टीटी और टीटी का क्रॉस कराने के लिए जो गैमेट का कॉम्बिनेशन बनेगा दैट इज टी। आते हैं अपन गैमेट फॉर्मेशन पे आएंगे। एट द F1 प्रोजेनी प्लांट्स वर टॉल, क्यों टॉल मिले हमें? क्योंकि सभी क्या हो गया बेटा, टी और टी के हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गया, हेट्रोजाइगस है लेकिन डोमिनेंट है ना, तो फिनोटाइप हमें क्या दिख रहा है, टॉल। कोई दिक्कत? ये मिला हमें 100%, वही यहाँ लिखा है F1 progeny plants were tall like one of its parent, none were dwarf, कोई dwarf नहीं आया। Okay, he made similar observation for the other pair of trait, सीड के शेप को देख लिया, फ्लावर के पोजीशन को देख लिया, फ्लावर के शेप कलर को देख लिया,
पॉड के शेप को देख लिया, पॉड के इन्फ्लेमेशन और रेस्ट्रिक्टेड होने कॉन्स्ट्रिक्टेड होने को देख। He made similar observation for the other pair. तभी वो प्रूफ के साथ बोल रहे थे ना, क्योंकि अलग अलग ट्रेड को वो देख के सेम पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया था कि यहाँ पे एक पैटर्न है। एक पेपर होता है रीजनिंग का, हायर जब आप कॉम्पिटिटिव देते हो तो रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का पेपर होता है। उसमें आपको अपनी नॉलेज रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है कि क्या उस क्वेश्चन का कोई पैटर्न है। तो वो फोर्थ फिफ्थ ऑप्शन आपसे पूछ लेंगे कि यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, और उसको आप फाइंड आउट कर। ठीक है, तो जैसे अगर सपोज अगला नंबर पहले का स्क्वायर है, फिर स्क्वायर है, फिर स्क्वायर है, तो इस तरीके से आ सकता है। मिसिंग नंबर वॉवेल तो नहीं है कहीं पे, इस तरीके से उसमें क्वेश्चन रहते हैं। तो किसी पैटर्न को आइडेंटिफाई करना। He made similar observation for the other pairs of traits. He found that F1 always resembles either one of the parent and resembled either one of the parent, and that the trait of the other parent was not seen in them. Either क्यों किया जाए? Either क्या? हमेशा ही दिख रहा है ना? F1 always resembled. ठीक है, क्लियर है ना? चलो, स्क्रीन विजिबल है। आपको सिंपली जो आपने कॉम्बिनेशन अभी देखा उसमें दूसरे पेरेंट का फिनोटाइप आया ही नहीं, क्योंकि टीटी का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा, और स्मॉल टी के कॉम्बिनेशन के बिना आप रेसेसिव फिनोटाइप नहीं देख सकते। तो दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, यहीं से आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। एंड आप हायर स्टडी में पढ़ोगे ना बेटा, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं पढ़ाया जाता। जेनेटिक्स के दो लॉ माने जाते हैं, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसके बहुत सारे एक्सेप्शन है। वो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, इसलिए हायर स्टडी में लॉ ऑफ डोमिनेंस को हटा दिया जाता है। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी के साथ डोमिनेंस फॉलो नहीं करता है, एक्सेप्शंस ज्यादा है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं। तो ये आपको इमेज दिख रहा है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड मतलब वन जीन वन कैरेक्टर, किसी भी तरीके से देगा बेटा, एक ही चीज समझना है आपको, वन जीन वन कैरेक्टर। मोनोहाइब्रिड, मोनो मींस वन, सिंगल, हाइब्रिड मतलब क्रॉस, आप आर्टिफिशियली क्रॉस करा रहे हैं। समझ में आया? तो इसको कंफ्यूज नहीं होना। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आपको सेम दिख रहा है, टॉल 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 है और प्योर लाइन के साथ है, तो ये टी रहा होगा, ये टी रहेगा। यहाँ पे आपको कोई चांसेस नहीं है कि आपको रेसेसिव मिल जाए, क्योंकि कोई यहाँ पे आपको स्मॉल ड्वार्फ दिख नहीं रहा है और टी के आने के चांसेस नहीं है। और इसमें भी कोई प्योर हो नहीं सकता, क्योंकि इधर प्योर था, तो मतलब प्योर होमोजाइगस नहीं आ सकता, क्योंकि हमेशा ये एक तो कंट्रीब्यूट होगा ना बेटा, एक तो आएगा ही इससे, तो एक जैसे इधर से आएगा तो टी ही बनेगा, और उधर से एक आएगा तो टी आएगा। क्लियर है? तो और रिजल्टेंट फिर आपको सेल्फिंग कराने से क्या दिख रहा है, टॉल 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 टॉल। आपस में सेल्फिंग करा लो, फिर से देखो क्रॉस एक बनाते चलो, टी 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 टी। एक रेसेसिव आ जाए। ठीक है, ये देखो, अब समझना यहाँ पे हम कुछ बता रहे हैं, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा इतनी बार टी टी कर लिया। ठीक है, तो ये वाला टी कैसे आ गया, जब कॉम्बिनेशन में आपको प्रूफ हो गया कि वो हेट्रोजाइगस है, क्योंकि ये तो चांसेस था कि ये पूरा होमोजाइगस प्योर है, तो ये तो हेट्रोजाइगस ही होगा टोटल 100%। 100% जितने भी अब यहाँ पे सीड बनेंगे वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। लेकिन क्या आपको रेसेसिव कैरेक्टर गायब हो गया, आप ऐसा डिक्लेयर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते थे, और कर भी सकते थे तो कोई और दूसरा उठ के दूसरी जनरेशन का क्रॉस करा देता तो वो कैरेक्टर दिख जाता। इसलिए मेंडल की एक्सपेरिमेंट में 3 जनरेशन का पैटर्न है, 3 जनरेशन का पैटर्न है कि जो रेसेसिव कैरेक्टर है उसको भी एक्सप्रेस होने का चांस मिल जाए। अब वो कैसे मिलेगा, देखो, अभी क्रॉस कराया हमने, मान लिया कि पूरे कंप्लीट क्या है, हेट्रोजाइगस 100%, मानना क्या है ही। ठीक है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, तो एक कॉम्बिनेशन आपको ये मिला। अब समझना बेटा, ये दिख रहा है लंबा, ये दिख रहा है लंबा, ये दिख रहा है लंबा, ये दिख रहा है छोटा। ओके, दिख रहा है मतलब 3 दिख रहे हैं लंबे और है एक छोटा दिख रहा है, तो 3:1 हो गया, 3:1 का रेशियो हो गया। नाउ अबाउट द
जीनोटाइप, दिस इज फिनोटाइपिक रेशियो। यहीं से रेशियो पे चलते हैं थोड़ा सा, फिर देखें। फिनोटाइपिक रेशियो में हमें दिखा 3:1, 3 टॉल 1 ड्वार्फ। खत्म हो गई बात। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो। ओके, जीनोटाइपिक रेशियो में क्या सारे टॉल एक ही जीन है? 3:1 हम कर सकते हैं, ये तो 1 है, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, ये 1 है। 1:2:1, 2 क्या है? हेट्रोजाइगस। देखो ध्यान से, हम कब कहाँ मार्किंग कर रहे हैं, पेन कलर बदलने में लगेंगे तो फिर टाइम जाएगा। ये हो गया, अब देखो थोड़ा सा पेन बदल लेते हैं। चलो, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 2 है ना इसमें। तो रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाता है? 1:2:1। आई बात समझ में? तो यहीं से आपको मिल जाता है रेशियो। अब देखो फिर से क्या लिखा है, मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द ऑल टॉल F1, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फिंग एक ही बात। एंड to his surprise found that in the Pleyel 2 apto generation some of the offspring were dwarf। कुछ कॉम्बिनेशन ड्वार्फ के मिले। सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग क्यों लिखा है? चार ही बीज थोड़ी बनेंगे, समझ रहे हो ना बेटा। एक पेड़ में बहुत सारे फ्लावर, एक पेड़ में बहुत सारे सीड, बहुत सारे सीड से फिर से बहुत सारे प्लांट। तो वो हम क्रॉस में आपको जरूर 4 नंबर बता रहे हैं, लेकिन जैसे वो टोटल 100 हो गया तो 100 में से 3:1 75 आपको टॉल मिल जाएंगे, 25 आपको छोटे मिलेंगे। समझ में आई बात? हेलो, समझ में आ रहा है? क्लियर है? Offspring were dwarf. The character that was not seen in the F1 generation was now expressed. इससे आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फर्स्ट वाली जनरेशन से आ गया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड सेकेंड जनरेशन से आ गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सब लॉ हम अलग अलग पढ़ाएंगे, ठीक है, बस समझो अभी कहानी की तरह से। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या हुआ कि कैरेक्टर गायब नहीं होता है, वो अपने को सेग्रीगेट करता है और कभी एक्सप्रेस हो सकता है। इसी पैटर्न को आप जब न्यूमन में देखते हो तो दैट इज नोन एज पेडिग्री एनालिसिस, फैमिली ट्री एनालिसिस। डिजीज की फैमिली ट्री देखा जाता है, तो दादा के दादा को कुछ प्रॉब्लम है या कोई डिजीज था, तो वो हो सकता है सुपर ग्रैंडसन को आ जाए, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो कैरेक्टर सेग्रीगेट कर गया। जब तक उसको रेसेसिव रेसेसिव वाला कॉम्बिनेशन नहीं मिला था तब तक वो दिख नहीं रहा था, तो पेरेंट में भी था, पेरेंट के बच्चे में भी था, फिर बच्चे के बच्चे में वो रेसेसिव में कॉम्बिनेशन बना तो वो अपने को एक्सप्रेस कर। इसलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन। सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग लॉ, मतलब सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड लॉ मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, जिसमें उन्होंने पैटर्न को देखा कि 1 जनरेशन में वो पैटर्न नहीं दिख रहा, कैरेक्टर नहीं दिख रहा था, लेकिन वो कैरेक्टर कहीं गया नहीं है, उसके जीन अभी इनहेरिट होंगे दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन। इट डिपेंड्स की कॉम्बिनेशन। अब उनका कॉम्बिनेशन तो सेट था, ट्रू ब्रीडिंग से उन्होंने स्टार्ट किया, तो उनको सेट पैटर्न दिख रहा है। ओके, तो आप बाई चांस फिनोमेना में भी अगर आप हेटेरोजाइगस पैटर्न के साथ लेके चलोगे तो भी एक पैटर्न को वो भी दिखाए। तो सेग्रीगेशन इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स। The proportion of plants that were dwarf were 1/4 of the F2 plants, while 3/4 of the F2 plants were tall. 3:1. The tall and dwarf traits were identical to their parental type and did not show any blending. Identical है, भले ही F2 जनरेशन में आया लेकिन वो F0 जनरेशन का सेकंड वाला जो पेरेंट था उसका आइडेंटिकल है, ड्वार्फ का आइडेंटिकल है, कोई भी मिक्सिंग थ्रेड नहीं दिखेगा। ब्लेंडिंग मीन्स मिक्सिंग, मिक्सर ब्लेंडर बोलते हैं ना, वही है। दैट इज ऑल द ऑफस्प्रिंग्स वर either tall or dwarf, कोई बीच का नहीं आएगा। None were the of in between height। देख लिया हम लोगों ने इमेज। ओके, कोई इन बिटवीन हाइट का नहीं मिला, एक हमें ये मिला, 3 हमें ये मिल रहा है। सिमिलर रिजल्ट्स वर ऑब्टेन विद द अदर ट्रेट्स। ऑब्वियसली वो ट्रेट को लेके चल रहे हैं, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, तो उस ट्रेट में भी यही पैटर्न मिल रहा है हमको। ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वर एक्सप्रेस्ड इन द F1 generation, while at F2 stage both the traits were expressed in the proportion 3:1।
तो F0 जनरेशन में बोथ ट्रेट थे, F1 जनरेशन में डोमिनेटिंग ट्रेट है, लॉ ऑफ डोमिनेंस आ गया, F2 जनरेशन में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आ गया, जो रेसेसिव था उसने अपने को सेग्रीगेट कर दिया, एक्सप्रेस हो गया, वो भी दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डोमिनेटिंग ट्रेट प्लस रेसेसिव ट्रेट दोनों दिख गए। समझ में आ गई थी कहानी? क्लियर है? तुम लोग को समझ में आया? ओके, अब इसका थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी। चलो पॉइंट देख लेते हैं। कंट्रास्टिंग ट्रेट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, हो गया ये कंक्लूडिंग पॉइंट है बेटा, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं। बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन पेंडर प्रपोज दैट, मार्क करो, समथिंग was being stably passed down unchanged from parent to offspring through the gametes over successive generation after generation कुछ है जो कि पास ऑन हो रहा है, मतलब जीन नहीं पता था उसको उन्होंने टर्म दिया फैक्टर। he called things as factor, जो यहाँ पे things है, something कहाँ है, something, that thing is factor। ओके, नाउ वी कॉल देम एज जीन, अब हम उसको जीन्स कहते हैं। जीन्स देयरफॉर आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे रुकते हैं थोड़ा सा, इसी को अपन और अच्छे से ग्राफिकल समझ। ठीक है, ये कहानी वही लिखी है जो हम बोल रहे हैं, वही सब लिखा हुआ है, टी लिया, ऐसे रिप्रेजेंट किया, अल्फाबेट के सो किया, वही सब। चलो आओ, ठीक है, अब आपको क्रॉसिंग और ये सब चीजों के लिए किस तरीके से पिक्टोरियल बनाते हैं उसको ध्यान रखें। और एग्जाम में इतनी हैबिट हो जाती है कि पिक्टोरियल बनाने की जरूरत भी नहीं है, ये सारे रेशियो याद होने चाहिए, बनाने बैठ गया तो हो गया पेपर। ओके, तो सब रेशियो याद होना चाहिए, दिस इज लॉ दिया हुआ है, कोई प्लांट दे के जब आपको कैलकुलेट करने को कहेगा तब आपको निकालना पड़ता है, और वो आपके लेवल पे नहीं है। ओके, ऑल द एग्जांपल, जितने जेनेटिक्स और जितनी चीजों के एग्जांपल्स दिए हैं पैटर्न स्टडी के लिए दिए हैं, बस इतना पूछा जाता है, वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड देंगे हम। तो अब समझो यहाँ पे इसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी इसका जीनोटाइप है, स्मॉल टी प्योर लाइन है, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, गैमेट बनेगा। गैमेट को फॉर्म करने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, वेयर, ये नोट कर लो, अब हम जब पुनेट चार्ट बनवाएंगे तो बार बार यही यूज करूंगी, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। ओके, अभी यहाँ पे कोई हेट्रोजाइगस नहीं है, लेकिन जीरो नहीं करना है, वो आगे के कैलकुलेशन के लिए मैंने बताया, तो कोई हेट्रोजाइगस नहीं है यहाँ पे, तो अब सीधे टी से देखो, टी कभी भी पास ऑन होगा तो टी को ही देगा, दो गैमेट बनेगा तो टी टी ही बनेगा, लेकिन गैमेट क्या है, टी है ना, कैपिटल टी है ना, तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, गैमेट इज टी। एक गैमेट एक बार में फ्यूज करता है ना बेटा, स्पर्म कितने भी बन रहे हो, फ्यूजन तो एक ही स्पर्म करेगा। पॉलन ग्रेन कितने भी बने थे, पिंड पॉलिनेशन से कितने भी पॉलन ग्रेन गए, फाइनली जो पॉलन ट्यूब बना के जा रहा है वो तो एक ही था ना। क्लियर, तो हम एक ले लिए हमने टी, और एग तो ऑलवेज वन है ही, तो इसके जीनोटाइप में ये मदर फादर के क्रोमोसोम्स है, तो टी टी शो कर रहे हैं, जब इससे गैमेट बनेगा तो या तो ये टी बनेगा या तो ये टी बनेगा, कहेंगे तो हम उसको टी ही, प्योर लाइन है, अभी कोई हेट्रोजाइगस है ही नहीं, तो टी और टी, एंड फर्टिलाइजेशन कराने से इसलिए आपको सारे कॉम्बिनेशन क्या मिल गए थे, टी टी, जिसको आपने क्रॉस करके देखा। ओके, अब पॉसिबिलिटी पे आते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है, दो टी बनने के, दो टी बनने के, वही आप चेकर बोर्ड में ऐसे लिख रहे थे, टी 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 टी, लेकिन हम डायरेक्ट पहुंच गए, जब ये टी टी है तो इससे दो गैमेट भले ही बनेंगे लेकिन टी ही बनेगा, इससे टी ही बनेगा, तो डायरेक्ट हमने लिख दिया। अब टी टी के बीच में कितने भी कॉम्बिनेशन कितनी बार बना लो, कॉम्बिनेशन तो यही होगा, क्योंकि हाफ इधर से आना है हाफ इधर से आना है, तो हाफ हाफ तो ये ऑलरेडी हो गया, तो टी और टी ही जोड़ेंगे, तो इतना आपको लिखने की फिर जरूरत नहीं पड़ी। आप ये लिखो, बनाओ, देखो फिर भी यही आ रहा है ना, टी टी का कॉम्बिनेशन, तो डायरेक्ट आपको मिल गया टी टी।
तो फर्स्ट जनरेशन में आपको क्या दिखा, फर्टिलाइजेशन या क्रॉसिंग के बाद ऑल टॉल हेट्रोजाइगस, जो आपकी थ्योरी में लिखा हुआ है, जो आपको मैंने बताया। तो गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, पैरेंटल जीनोटाइप है, पैरेंटल फिनोटाइप है, फिनोटाइप डॉर्फ और डॉल है, जीनोटाइप कैपिटल टी टी है और स्मॉल टी टी है। ओके, एंड जब आपने F1 जनरेशन देखा तो कैपिटल टी स्मॉल टी का आपको हेट्रोजाइगस मिला। पुनेट स्क्वायर क्या होता है, रो एंड कॉलम में अरेंजमेंट। पुनेट स्क्वायर इज द गैमेट अरेंजमेंट इन द रो एंड कॉलम। कैसे, एक हॉरिजॉन्टल, एक रो, रो कॉलम तो आपको पता है, ये रो होता है बेटा, किसी भी टेबल में ये रो है और ये कॉलम होता है। ओके, तो रो में आपने मेल रख लिया, कॉलम में आपने फीमेल रख लिया, या चलो इधर कर, इधर। तो एक साइड आपने टी रख दिया, एक साइड आपने टी रख दिया, दोनों पॉसिबिलिटी को रख दिया और इसकी क्रॉस करा के आपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली, दैट इज स्क्वायर। एक स्क्वायर बन गया। पुनेट साइंटिस्ट जो स्क्वायर बना उसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर, चेकर बोर्ड, शतरंज जैसा। ओके, अब ये अभी सिंपल आपको टी दिख रहा है इसलिए बहुत इजी लगे, कैरेक्टर बढ़ाते जाओ ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। अभी डाई हाइब्रिड ट्राई हाइब्रिड तक आप देखोगे तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती हुई दिखेगी, डाई हाइब्रिड तक आपके लेवल में, आपके मतलब इस उसमें। तो जनरेशन में आपको फीमेल गैमेट, मेल गैमेट रखा आपने, पॉसिबिलिटी ऑफ गैमेट क्या है, क्योंकि F2, अब चलो 2 की पावर n कैलकुलेट करो। F2 जनरेशन में देखो, मैंने बताया नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी है, यहाँ पे टी बना तो कितनी है बेटा, एक मिनट मुझे क्लियर, प्लांट है टी तो हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी है, 1, 2 की पावर 1, नंबर ऑफ गैमेट 2, क्लियर है। तो नंबर ऑफ गैमेट कैसे बन रहे हैं बेटा, टी टी, नंबर ऑफ गैमेट हो गए 2, क्यों, क्योंकि पेरेंट क्या था, टी था। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कितने, 1 हेट्रोजाइगस। अब देखो सुनो, पहले यहाँ सुनो, वाई वाई बी बी, वाई वाई बी बी हम ऐसे लिखे तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कितने हैं, 1। तो गैमेट कितने बनेंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। ठीक है, वाई भी बन सकता है, वाई भी बन सकता है और बी भी आ सकता है। नहीं, इसके लिए एक बनेगा, इसके लिए एक ट्रेड का एक गैमेट हमें लेना है ना। अभी मोनो हाइब्रिड देख, कंफ्यूज नहीं होना। तो वाई का एक एक गैमेट, तो 2 गैमेट, क्यों, क्योंकि इसकी हेट्रोजाइगस 1 थी तो 2 की पावर 1 हो गया। यहाँ हेट्रोजाइगस कंडीशन कुछ है नहीं तो 1 ही बनेगा, तो बी आ गया। समझ में आया, अब बताओ, ए के लिए 2 गैमेट बनेंगे, ए ए, बी के लिए एक ही गैमेट बनेगा, बी। तो जहां नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस बढ़ रहा है वहां पे नंबर ऑफ गैमेट दो हो जा रहा है, मतलब जैसा नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन वैसे ही बढ़ेगा। अगर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस हो जाएंगे 2 तो आपका गैमेट कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, चेकर बोर्ड बढ़ जाएगा, 4 इधर लिखना पड़ता है, 4 इधर लिखना पड़ता है, उसी तरीके से ये बॉक्स बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी पे जाएंगे। अब इन्होंने जो अलग अलग ट्रेट लिए बेटा, अब ये आप जो बार बार डेटा की बात कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, और पैटर्न एग्जैक्टली 3:1 नहीं आ सकता। दिस इज द लिविंग स्टडी, ऑर्गेनिज्म की स्टडी है बेटा, कोई मैथ्स नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई मशीन नहीं है। तो वेरिएशंस आ सकते हैं, बट अप्रोक्सीमेटली यू विल सी कि F2 का रेशियो क्या है, 2.96 या 2.84, 3.14। आप इसको 3 कर सकते हो और 1 इज कांस्टेंट। रेसेसिव को कोई हिला ही नहीं सकता, रेसेसिव इज कांस्टेंट। समझ में आ रहा है। तो सारे जो ट्रेंड उन्होंने देखे, स्टडी किए, तो उसमें उन्होंने प्रूव किया कि ये पैटर्न जो फॉलो कर रहा है वो 3:1 को फॉलो कर रहा है। आकाश बेटा क्या रिपीट करने को बोला आपने, बताओ। अभी समझ में आ रहा है, 2:n वाला, दोनों ध्यान से। ये एक तरीके से मैथमेटिकल फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द गैमेट फॉर्मेशन, जो हायर स्टडी में अप्लाई करते हैं। आपके लेवल पे जरूरी नहीं है, बट आप भी जानो तो अच्छी बात है। नंबर ऑफ 2:n, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट। कैलकुलेशन ऑफ नंबर तो देखो कितने भी बन सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट।
कितने तरीके के गैमेट बनेंगे, इट डिपेंड्स ऑन कि जीन क्या है। ओके, जीन अगर आपका हेट्रोजाइगस है तो दो तरीके के गैमेट आने के चांसेस है बेटा। जो आप मियोसिस में बनाते हो तो मियोसिस में आपकी 4 सेल जब जाती है, एक एक सिस्टर क्रोमेटिड वहां पे जाता है, एक एक सिस्टर क्रोमेटिड जाते हैं, और सारे चारों सिस्टर क्रोमेटिड मतलब दो नॉन सिस्टर वाले पैरेलल वाले वो अलग बात है, दो क्रोमोसोम के दो दो सिस्टर क्रोमेटिड, तो आपको 4 स्ट्रक्चर मिलते हैं लेकिन सब में हैप्लॉइड जाते हैं। तो दिस इज पॉसिबिलिटी कि इसमें से कोई एक ही आगे जाके क्रॉस करेगा। तब जब हेट्रोजाइगस केस है तो टाइप्स ऑफ गैमेट दो तरीके के बन सकते हैं, नंबर ऑफ एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पोजीशन, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पोजीशन। ठीक है, जितने उस जीन में दिए हुए हेट्रोजाइगस जीनोटाइप लिख लो। ओके, तो टी टी है तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस 1 हो गया, 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ गैमेट या तो 2 टी बनेगा, या तो नंबर नहीं, टाइप्स ऑफ गैमेट या तो टी बनेगा कैपिटल टी, या तो स्मॉल टी बनेगा। अभी क्लियर है, हम लोग को क्लियर हो गया। आकाश क्लियर है। अब देखो तुम उनके डेडिकेशंस को थोड़ा इससे रिलेट करो, एक दो प्लांट नहीं है ये। राउंड और रिंकल सीड को देखने के लिए उन्होंने जो जनरेशन जनरेट की उसमें 5,474 5,474 राउंड शीट वाले प्लांट निकले थे, और 1,850 रिंकल सीड वाले निकले। ये नंबर ऑफ प्लांट्स है। फिर 6,022 येलो, 2,001 ग्रीन, 705 पर्पल, 224 व्हाइट, 882 इन्फ्लेटेड, 299, और हर कैरेक्टर के टाइम में कई सारे प्लांट तो खत्म भी हुए होंगे, सारे सीड तो ग्रो नहीं किए होंगे बेटा। तो एक ह्यूज एक्सपेरिमेंट था ये। ओके, जहाँ पे हजारों के संख्या में वो प्लांट को क्रॉसिंग करा रहे थे और उनके कॉम्बिनेशंस देख रहे थे। समझ में आएगा। चलो अभी आज यहीं पे एंड करते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस F2 में 2 की पावर 4, थोड़ा धीरे चलो अभी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। F2 का चेकर बोर्ड दिखाए तुम्हें? चलो इसमें नहीं आ जाए। ओके, इसको रिवाइज करो। गैमेट फॉर्मेशन पे क्वेश्चन करेंगे। चलो ये समझ में आ गया ना। बस बढ़िया, अब इसको रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो। इसके आगे कल अभी मोनोहाइब्रिड खत्म नहीं हुआ है, रेशियो देखेंगे फिर डाईहाइब्रिड पे आएंगे। लेकिन एक चीज जो आप बताइए वो ध्यान रखना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फर्स्ट लॉ था तुम्हारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ डोमिनेंस फर्स्ट लॉ है। लॉ ऑफ डोमिनेंस F1 जनरेशन में शो करते हैं। F1 जनरेशन से आप बहुत प्रिडिक्टेड एकदम एक्यूरेट रिजल्ट नहीं कह सकते हो कि यही पैटर्न फॉलो होगा, तो 2 3 4 5 तक वो अप्लीकेबल होना चाहिए लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो टी टी नहीं मिलता, रेसेसिव आता ही नहीं, प्रोजेनी में स्मॉल टी नहीं आता, इसलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस फर्स्ट F1 जनरेशन में ही आपको देखने को मिला। सेग्रीगेशन है तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस दोनों लॉ हाइब्रिड क्रॉस से उनको मिल गए। क्लियर है बेटा। चलो कल आगे, बाय बाय।